डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन, करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनकर दिया समाधान का भरोसा। सीएम ने कहा हर जरूरतमंद को आवास और बीमार के इलाज की होगी व्यवस्था। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों का प्रदर्शन, लोहिया पथ से कर्मचारियों का मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर मार्च। कर्मचारी का आरोप हेल्पलाइन में हो रहा शोषण, सैलरी को लेकर नाराजगी, महज 7,000 रुपए मिलने का आरोप। पीलीभीत में ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, लगभग 70 लाख रुपए से अधिक सरकारी धन का बंदरबांट। घोटाले में जांच करने वाली टीम पर लगा लीपापोती का आरोप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे शंकराचार्य से जुड़े विवाद की और पूरे उन कानूनी मसलों को समझेंगे जिसके कारण यह विवाद बार बार तूल पकड़ रहा है। आज जानेंगे कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद किन कारणों से विवादों में आए, क्यों उनकी गौरक्षा अभियान के राजनीतिक नेतार्थ या उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, क्यों सीएम योगी को धर्मगुरु बताकर पद छोड़ने की मांग की जा रही है, जबकि खुद समय समय पर राजनीति के अभियानों के हिस्सा खुद स्वामी मुक्तेश्वरानंद बनते रहे हैं। मुख्य विवाद तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान विधानसभा में बिना कोई नाम लिए कहा कि हर कोई स्वयं को शंकराचार्य लिखकर माहौल खराब नहीं कर सकता। इसके जवाब में स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और याद दिलाया कि शंकराचार्य का पद सरकार नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाएं तय करती हैं। यही बात स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर अब भारी पड़ रही है। जनवरी 2026 में माघ मेले के दौरान प्रशासन ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को संगम पर शाही स्नान के लिए पालकी पर जाने से रोक दिया और पैदल चलकर जाने को कहा। इसके विरोध में स्वामी मुक्तेश्वरानंद 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। योगी सरकार पर नकली असली सनातन का खेल खेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राजनीति छोड़कर धार्मिक पद संभालना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छद्म वेशधारियों के लिए काली नेमी शब्द का प्रयोग किया। काली नेमी रावण का एक मायावी राक्षस और रिश्ते में उसका मामा था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के सख्त बाण से मूर्छित हो गए और हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने कालीनेम को उन्हें रोकने का काम सौंपा। कालीनेम जानता था कि बल से हनुमान जी को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने तपस्वी साधु का वेश धारण किया और मार्ग में एक फर्जी आश्रम खोल दिया। कालीनेम ने साधु बनकर हनुमान जी को विश्राम करने और स्नान करने के लिए आमंत्रित किया। उसने हनुमान जी को अपनी माया से मोहित करने की कोशिश की, लेकिन वे समय पर लंका नहीं पहुंच सके और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएं। हनुमान जी जब तालाब में स्नान करने गए तो एक अप्सरा जो श्राप के कारण मगरमच्छ बनी थी ने कालनेम की असलियत के बारे में सचेत किया। इसके बाद हनुमान जी ने कालनेम का वध कर दिया। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने सीधा इसे अपने ऊपर हमला माना और पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को धर्म के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने गौ वंश की रक्षा को अपना सबसे बड़ा धार्मिक मिशन बनाकर सीएम योगी को सीधे चुनौती दी है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद की सबसे प्रमुख मांग है कि गाय को केवल पशु नहीं माना जाए बल्कि राष्ट्र माता घोषित किया जाए और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की कि 3 मई से 23 जुलाई 2026 तक गोरखपुर से 81 दिन तक चलने वाली गविष्ट यात्रा शुरू होगी, जो योगी आदित्यनाथ की गृह क्षेत्र गोरखपुर से शुरू होगी और यूपी के 1.08 लाख गांवों से गुजरेगी। इसका समापन भी गोरखपुर में ही होगा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान एक चतुरंगड़ी सेना यानी एक समर्पित संगठन बनाने का ऐलान किया है, जो सीधे सीधे गौ रक्षा के लिए संघर्ष करेगा।
बद्रीनाथ में ज्योतिषा पीठेश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य पद को लेकर मुख्य विवाद उत्तराधिकार की प्रक्रिया और धार्मिक परंपराओं और मठ के नियमों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत सितंबर 2022 में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देहावसान के बाद हुई। उनके निधन के तुरंत बाद पट्टा तिलक हुआ और अवमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। आलोचकों और अन्य पीठों के विद्वानों का कहना है कि शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए भारत धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद जैसी संस्थाओं की सहमति और एक निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी उनकी नियुक्ति को अवैध बताया। परिषद का तर्क था कि शंकराचार्य के लिए जिस विधि और विधान का पालन करना चाहिए वह अवमुक्तेश्वरानंद जी के मामले में नहीं हुआ। परिषद उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार करती है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती दो पीठों यानी द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे। उनके निधन के बाद स्वामी सदानंद सरस्वती को द्वारका पीठ का शंकराचार्य बनाया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ की कमान मिली। विवाद यह है कि क्या एक ही व्यक्ति दो पीठों का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकारी था या नहीं। क्या उनकी वसीयत को धार्मिक पद के आधार माना जा सकता है। यह मसला देश की सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अवमुक्तेश्वरानंद जी के पट्टाभिषेक पर यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायालय का कहना था कि धार्मिक पदों की नियुक्ति शास्त्र सम्मत और स्थापित परंपराओं के अनुसार होनी चाहिए। वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपनी मुखर शैली और राजनीतिक बयानों जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अधूरे मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि उनके बयान अक्सर धार्मिक मर्यादा से ज्यादा राजनीतिक होते हैं, जिससे उनकी मान्यता पर सियासी सवाल उठते रहते हैं। यह विवाद केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परंपरा बनाम उत्तराधिकार का है। एक पक्ष उन्हें स्वामी स्वरूपानंद जी का सच्चा वारिस मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे सनातन धर्म की स्थापित नियमावली का उल्लंघन मानता है। विवाद तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को लेकर भी था, जो द्वारका शारदा पीठ यानी गुजरात और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड दोनों के शंकराचार्य थे। बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकार विवाद जो 1953 से 2022 तक चला सबसे जटिल था और दशकों तक अदालतों में चला। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नियम के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही पीठ का प्रमुख हो सकता है। ज्योतिष पीठ के 165 सालों तक रिक्त रहने के बाद 1941 में पुनर्जीवित हुई थी। 1953 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। इस पद पर मुख्य रूप से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच कानूनी जंग छिड़ी। स्वामी वासुदेवानंद का दावा था कि वे वैध उत्तराधिकारी हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी के समर्थकों का कहना था कि वासुदेवानंद जी संन्यास की अनिवार्य शर्तों जैसे दंडी स्वामी होना को पूरा नहीं करते और वे सरकारी सेवा में भी रहते हैं। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने के दावे को फर्जी करार दे दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि स्वरूपानंद सरस्वती की नियुक्ति में भी कुछ प्रक्रियागत खामियां थीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर नए शंकराचार्य का चयन विधिवत यानी काशी विद्वत परिषद और भारत धर्म महामंडल की मदद से किया जाए। हालांकि स्वरूपानंद सरस्वती जी इस पद पर बने रहे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। स्वरूपानंद सरस्वती जी को अक्सर कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता है। उनके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव से बेहद करीबी संबंध रहे। वीएचपी और आरएसएस के साथ उनके वैचारिक मतभेद जग जाहिर थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने वीएचपी मॉडल को शास्त्र से सम्मत नहीं बताया और कहा कि अलग रामालय ट्रस्ट बनाना चाहिए, जिसके बाद हिंदू संगठनों के बीच भारी टकराव हुआ। स्वामी स्वरूपानंद का विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि
धार्मिक सत्ता बनाम संस्थागत नियम का संघर्ष था। आज जो विवाद स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के साथ चल रहा है वह असल में स्वरूपानंद जी के समय से चले आ रहे उसी अधूरे कानूनी और शास्त्रार्थ विवाद की अगली कड़ी है। ऐसे में गौ रक्षा असल में कितना गंभीर विषय है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश शुक्ला जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, अरविंद नागर जी, आध्यात्मिक गुरु, स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी, दंडी स्वामी उत्तरकाशी से, जो अवमुक्तेश्वरानंद जी के पक्षकार के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महेश शुक्ला जी आपसे। गौ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि सत्ता के मंद में सीएम योगी जी गौ रक्षा और धार्मिक मर्यादाओं को भूल गए हैं। सीएम योगी जी को या तो भगवा चोला पहनना चाहिए या तो राजनीति ही करनी चाहिए। उन्होंने गौ रक्षा के मुद्दे पे बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस हिंदूवादी या सनातनी सरकार में गौ की रक्षा होनी चाहिए वैसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। गौ मांस या कहा जाए मांस का 40 से 50% निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है जी। और स्वामी शंकरानंद दंडी स्वामी जी हैं जो अवमुक्तेश्वरानंद जी की बात रख रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि गोरक्षा से संबंधित अगर उनकी मांग मानी नहीं गई तो वह अगले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। स्वामी शंकरानंद जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि होगी आवाज जा रही मेरी अब? जी आवाज मिल रही है? आवाज जी अभी हम शंकरानंद जी से सवाल पूछ रहे हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने गोरक्षा से संबंधित कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद खुद राजनीति नहीं कर रहे हैं जिसके लिए योगी जी पे वह टिप्पणी करते थे? अभी मेरा आवाज आ रही? जी आ रही है आपकी जी। शंकरम शंकराचार्यम सूत्र भाष्य कुटे वंदे गुरु परंपराम। गौ माता सबकी माता है। ये अभी नहीं, सतयुग से अभी तक कलयुग तक प्रमाणित है कि वशिष्ठ महर्षि ने भी विश्वामित्र को संत बनने को पहले कौशिक राजा था, वहां पे रहा। गौ माता को चुराने से और गौ माता से चुराने का कार्य करने से वशिष्ठ महर्षि की तपोशक्ति से उसका सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हुआ है और गाय माता की सुरक्षा हो रखा है। ऐसी भी नहीं है, दत्त पुराण के अनुसार भी कौन सहस्त्रबाहु है। ये सहस्त्रबाहु राजा भी परशुराम के पिता के साथ लड़के गाय को चुराने का दुष्कार्य किया है। वो समय परशुराम ने अपना परशु से सब अहंकारी राजाओं को दंडित करके सुरक्षित और धर्मवान शासन को प्रतिपादित किया। और स्वामी शंकरानंद जी, आपसे सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य ने कहा कि जिस आदमी को धार्मिक कृत्य करने होते हैं, पीठाधीश्वर होता है, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं अगर गौरक्षा की बात नहीं मानी गई तो खुद चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। तो यह तो दोहरी बात हो गई ना, इस पे आपका क्या कहना है? ये दो दृष्टिकोणों से हम सोच सकता है ये मार्ग को। अभी कौन सी महाराज ने आदेश और सभी सनातनियों को निर्देश दे रहा है। दो प्रकार के लोग दो प्रकार की दृष्टिकोण से बोल सकता है। एक सनातनी होगा, गाय माता को समर्थन में बोलेगा, उसी के समर्थन में क्या टिप्पणी समाधान आ रहा है उसी की उत्तर में हम सोचेंगे। और दूसरा कौन राजनीति करना चाहता है उसको दूषित करने का बात में देखिए महाराज, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, धर्म शास्त्र में विद्वान लोग धर्म शास्त्र की ही बात करेंगे। लेकिन महज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि साल 2020 में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम के तहत गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। और आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार भारत में गौ मांस का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? महेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। महेश शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे,
शंकराचार्य बार बार जी, कह रहे नमस्कार। हैं कि गौ रक्षा, चूंकि इतने बड़े पैमाने पे गौ मांस या कहा जाए कि भैंस के मांस का निर्यात हो रहा है, उसमें गायों का भी वध से इनकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तमाम ऐसे शहर हैं जो इस तरह के पशुओं के वैधालय के लिए जाने जाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल। मेरा कहना है कि भारतीय संस्कृति में जो भगवा धारण करता है साधु सन्यासियों का बहुत महत्वपूर्ण जीवन आधार है। ऐसे में शंकराचार्य जी द्वारा जब कोई बात कही जाती है उसका तथ्य उनके पास होना चाहिए। वे देश के जिम्मेदार हैं, भगवान के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन जब शंकराचार्य कोई झूठी प्रलाप करेंगे तो समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हिंदू जनमानस को धक्का लगता है। उनको जानकारी होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वध नहीं होता, और दूसरा गोमांस के निर्यात पर 100% प्रतिबंध है। रही बात उत्तर प्रदेश में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारतीय संस्कृति के संवाहक है, अपने आप में बहुत बड़े गो सेवक हैं। उन्होंने 2020 में संशोधन किया, जो गो अधिनियम बना था 1955 धारा 5 खा के अंतर्गत। उसमें उन्होंने एक से लेकर जो 7 साल की सजा का प्रावधान था उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया। जो 1 लाख से 3 लाख का जुर्माना था उसे 3 से 7 लाख 5 लाख का उन्होंने किया जी। और रही बात शंकराचार्य जब कोई बात बोले तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे हास्यप्रद लगता है कि शंकराचार्य होकर उनकी भाषा जिस प्रकार की है उससे हिंदू जनमानस में उसका बुरा प्रभाव पहुंच रहा है। उन्हें झूठ बोलने का अधिकार शंकराचार्य जैसे पद पर आकर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे गोवंश के तरफ तिरछी निगाह उठा के देख सके। रही बात जो गौशालाओं में स्थिति है, समाज, सरकार और सब लोगों को मिलजुल कर पे सुधार की जरूरत की महसूस किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस विषय में समीक्षा करते हैं और समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सबको निर्देशित करते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार गाय है, गाय माता है, उसकी सेवा सुसेवा में किसी प्रकार की संवेदना में कहीं कमी ना रह जाए। निरंतर अहर्निश रात दिन भारत की संस्कृति के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में यह प्रलाप करना किसी संत के द्वारा, वो भी शंकराचार्य के द्वारा, जिससे हिंदू मानस मर्माहत है। मर्माहत है। अरविंद नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि महेश जी बोल रहे हैं, गौ सेवा के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, बड़े ही प्रमाणिक तौर पे बोल रहे हैं। और मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार 2020 से अब तक गौ हत्या के मामले में 35,900 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। 14,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में गौ रक्षा की बात उठाकर क्या केवल योगी सरकार के हिंदू वोटरों को काटने की कोशिश है या वास्तव में यह कोई आध्यात्मिक पहल है? अरविंद नागर जी। सर्वप्रथम सबको हनुमान जन्मोत्सव शुभकामना। गौ माता पे इस युग में 2 नाम प्रबल रहे हैं, देवराहा बाबा और करपात्री जी महाराज। उनसे बड़ा गौ रक्षा आंदोलन तो इस युग में किसी ने किया ही नहीं। उस किस्से पे मैं नहीं जाना चाहता। और देवराहा बाबा के तो शब्द वीडियो रिकॉर्डेड है बकायदा कि जिस देश में गौ माता दुखी, वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे देश में गौ भक्तों की कमी नहीं है। ना तो मैं राजनीतिक टिप्पणी पर जाना चाहता हूँ, ना ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी कैसे बोलते उस पर जाना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ भारतवर्ष की बात है, यहाँ हर कोई गौ सेवक है, भावनात्मक है। लेकिन पीड़ा का विषय ये भी है कि जिस परिस्थिति में गौ माताओं के हाल हम सब दूर गाड़ियों से भी सफर करते हैं, लोगों ने जो हाल कर रखे हैं उसमें किसी समाज को दोष न देके हमें जवाबदारी लेनी होगी। सरकार गौ माता की रक्षा करती है नहीं करती है ये एक अलग विषय है। ये देश के हर नागरिक के धार्मिक कर्तव्य में आता है कि हम गौ माता की रक्षा करें, क्योंकि गौ माता कोई ऐसा विषय नहीं जिसपे मैं अलग से कहूँ। 4 ही माँ है हमारे वेद में, अपनी जगत जननी 1, अपनी माँ 2, धरती माँ 3 और गौ माता 4, 4थी। तो गौ माता को लेकर के
बहस से ज्यादा अच्छा है कि उस पर क्या योजना बनाई जाए जिससे कि देवरा बाबा और करपात्री जी जैसे संतों को हम एक श्रद्धांजलि दे सके कि आपके छोड़े हुए कार्य हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। करपात्री जी ने बहुत बड़ा मिशन छेड़ा था, 70s के आसपास की बात है, सबको जानकारी उस विषय की। और रही बात देवरा बाबा की, तो उनके बारे में तो अतिशयोक्ति भी छोटा शब्द है। उन्होंने गौ माता पे कितना बोला है, सारे वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, सबके पास हैं। तो हमें इन दो संतों को आज हनुमान जयंती के दिन उस कार्य को आगे बढ़ाने की श्रद्धांजलि दे करके और संकल्प लेना चाहिए कि क्यों ना उस कार्य को हम सब लोग पूर्ण करें। योगी जी क्या बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, ये विवाद का विषय है, राजनीतिक विषय है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम शंकराचार्य महेश जी आपसे एक बात और समझना चाहते हैं। जैसा कि अरविंद नागर जी ने कहा कि यह विषय आपका ही नहीं है, सरकार का ही नहीं है, बल्कि देश के हर एक नागरिक का है जो इस सभ्यता और संस्कृति को पूजता है, अपने मन में बसाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब उत्तर प्रदेश में जो मांस का निर्यात हो रहा है उसमें से 40-50% उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है, जिसके कारण ये आरोप लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं गौ मांस का भी निर्यात किया जा रहा है, ढक के छुप के। हालांकि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें अलीगढ़ को मीट हब माना जाता है, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, कानपुर, बरेली, मांस का भयानक निर्यात किया जाता है। क्या हमारी कमाई या अपने लाभ के लिए इन प्राणियों की जो हत्या की जाती है, इसमें दो विवाद हैं। कहा जा रहा है कि गौवंश भी इसी में शामिल हो जाते हैं। भले से आप CCTV वहाँ लगवाए हुए हैं, भले ही उसके लिए एक मेडिकल टीम होती है जांच के लिए, पशुओं की जांच के लिए, लेकिन ये सब कागजों में होता है। मेरा सवाल है कि आप खुद गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आप गौशालाओं का निरीक्षण करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन ऐसी फैक्ट्रियों पे क्या आप निगरानी रखते हैं? आपकी कोई कार्यप्रणाली है ऐसी फैक्ट्रियों पे? चूंकि ऐसी ही फैक्ट्रियां देश विरोधी गतिविधियों में पाई गई हैं। मेरठ, गाजियाबाद, कई ऐसी जो फैक्ट्रियां थी मीट सप्लाई करने वाली या एक्सपोर्ट करने वाली, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई हैं। जी महेश जी। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सरजमी पर 1 किलो भी गाय का गोवंश का मीट निर्यात नहीं हो सकता है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यदि कोई गोवंश के तरफ दृष्टि डालता है तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोकसों के साथ क्या हुआ, जिनकी आदत पूर्व सरकारों ने खराब कर रखी थी, या तो उनको काउंटर हुआ है या जेल के सींचे में गए हैं। मैं कह सकता हूं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कि उत्तर प्रदेश से 1 किलो भी गोमांस का मीट निर्यात नहीं होता है। महेश जी, मैं आपसे अपने व्यूअर्स की तरफ से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी फैक्ट्रियों में भी आपको निरीक्षण का अधिकार है या नहीं? जी। गौ सेवा आयोग को जहां पर गाय है वहां पर अधिकार है। सामान्य किसान के खूंटे पर भी अगर गाय है तो वहां हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग सलाटर हाउसों को भी चेक करते हैं, पशु बाजारों को भी चेक करते हैं। अभी तक इस प्रकार की कहीं कोई घटना निर्यात करते हुए गोमांस उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है, ना तो आगे मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से हत्या डकैती पर प्रतिबंध है, यदि कोई हत्या करता है, डकैती करता है तो कानून उसे दंड देता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार गोवंश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रतिनिधि कि पूरे भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जो गो संरक्षण संवर्धन के लिए प्रति गोवंश 50 रुपया देता है। आज 16 लाख से ज्यादा गोवंश हमारे गौशालाओं में संरक्षित है संवेदना के साथ। हाँ, अगर कहीं कोई कमियां आती है तो आयोग भी, प्रशासन भी मिलकर समाज से उसको दूरी करती है, उस समस्याओं का निदान करती है। मैं आपको कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश के सरजमी पर गोवंश का निर्यात असंभव बात है। बेहद अहम बात कह रहे हैं। और इसके बाद अरविंद गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहता हूँ जी। हरिओम, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मेरठ में इसका फैक्ट्री का नाम बता रहे हैं, फैक्ट्री है, उसका परमिशन कहाँ से मिले? अभी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए निर्यात, मैं आपको बता देता हूँ स्वामी शंकरानंद जी कि ये भारत सरकार देती है परमिट इसका, और इसमें भैंसों के मांस का निर्यात होता है। यहाँ CCTV फुटेज लगाए गए, यहाँ बताए गए हैं कि एक मेडिकल टीम होती है जो जांच करने के बाद ही मांस निर्यात होता है। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूँ शंकरानंद जी कि मौलिक अधिकार है भोजन,
भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार 21 के तहत यह अधिकार दिया है कि वो अपनी पसंद का भोजन कर सके, उसमें मांस खाना भी शामिल है। हाँ, गौ वंश की चीज़ों को या उनके मांस के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, वह आज भी है। और अगर जो इसकी अवहेलना करता है, जैसा कि महेश जी ने बताया है, उसको सजा दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।